ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब आप देख किसके घर पे बुलडोजर चलता है, किसकी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया जाता है, कि सबसे ज्यादा किसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी तो कमजोरों में होनी चाहिए ना, ताकतवरों में तो नहीं होनी चाहिए। तो इंसाफ तो उनको मिलना चाहिए। तो ये हमारी सोच रही है। ओवैसी साहब, आपका ओपोनेंट कौन है यूपी में? देखिए, आज जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जो हमारे सामने होगा वो हमारा अपोनेंट होगा। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट अपने अपोनेंट को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जैसे आप जब नहीं, चुनाव मैं लड़ आपसे पूछ रहा हूँ, आपके आगे मतलब आपने कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी ना कि किसको स्ट्रैटेजी आप अपोज कर रहे हैं? नहीं, हमारी कोशिश यही है कि दोबारा बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। हमारी कोशिश यही है कि हमारे कैंडिडेट्स वहां पर कामयाब हो, एमएलए बने। तीसरी अहम बात यह है नवीन साहब कि ये तो कोई इंसाफ नहीं है, ना माकूल बात है कि बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम लीडरशिप ना डेवलप हो। ये क्या बात है? हर समुदाय की, अपर कास्ट की, बैकवर्ड कास्ट की, दलित कम्युनिटी में कई ऐसी कास्ट हैं, उनकी लीडरशिप या सेम्बलेंस ऑफ लीडरशिप है। तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है, तो उनकी लीडरशिप क्यों ना हो? ये तो इससे लोकशाही मजबूत होगी, इससे संविधान मजबूत होगा। और आखिरी बात याद रखिए कि संविधान में पॉलिटिकल जस्टिस की बात तो आर्टिकल 37 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है ना। पॉलिटिकल जस्टिस की बात लिखी है संविधान के पहले पन्ने पर, प्रियम्बल में जस्टिस की बात लिखी है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है। तो अगर हम उस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं जिसको हमारे बुजुर्गों ने संविधान में लिखा, आर्टिकल 37 में, प्रियम्बल में, तो कौन सा आसमान हम किसी के सर पे गिरा रहे हैं? बंगाल चुनाव के नतीजों को कैसा देखते हैं? कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी की जो हार हुई है उसकी कई रीजंस हैं। एक तो उनका करप्शन, उनका मिस गवर्नेंस, और इतनी बड़ी संख्या में जो मुसलमान वहां पर रहते हैं उनको धोखा देना, उनके लिए कुछ नहीं करना। और उसके बाद एसआईआर भी एक एक मुद्दा था। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा एक ये चार अहम इश्यूज थे। और ममता बनर्जी तो बिल्कुल आम जनता से वो कट चुकी थी, उनको कोई कनेक्शन नहीं था। और ये तो होना ही था। ये तो जिस तरीके से वो काम वहां पर कर रही थी, देखिए मिसाल के तौर पे, अब मैं क्यों कहता हूं कि मुसलमानों को धोखा दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने 1.5-2 साल पहले 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल किया। आप सत्ता में थे, आप एक्ट बना सकते थे, आप उसको दोबारा बीसी कमीशन को दे सकते थे। उन 5 लाख में 3 लाख तो सिर्फ मुसलमान कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए। सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स आप देख लीजिए। तो ये सब देखिए, अगर आप सिर्फ मुसलमानों को समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनकर रह जाएं, हम ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी कहती है कि भाई मुसलमान को आप सिर्फ वोट बैंक मत समझिए, इनको सिटीजन विद राइट्स बनाइए। अगर वोट बैंक बनेंगे, वोटर बना के रखेंगे तो वोट डाल के घर में बैठ जाइए और फिर रोज पिटते रहिए, रोज दबते रहिए, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वही जाकर देखे मालदा मुर्शिदाबाद को। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि ऐसे कई सो कॉल्ड सेकुलर यूट्यूबर्स हैं जो वहां पर चले जाकर इतना बाजा बजाए कि ममता जीत रही है, फिर एसआईआर पे बोले। नतीजा क्या निकला? भाई मेरे वोट का फायदा क्यों नहीं हो रहा है आपको? इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इनको वोट अगर आप रोकिए जरूर बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अपनी लीडरशिप तो बनाइए, अपनी कोई आवाज तो रखिए। कोई कोई आपके लिए बोलने वाला हो, कोई आपके लिए लड़ने वाला हो, कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करने वाला हो। तो ये हमारी कोशिश है। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो बाद में हो रहा है, टीएमसी का जिस तरह से पतन हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही है पार्टी को तोड़ने के लिए। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो सब मेरे से पूछ कर गए हैं ना बीजेपी में, मुझसे पूछे हैं, मैंने उनको इजाजत दी कि हाँ चले जाओ तुम लोग बीजेपी में। माने आप बताइए कि जो कल तक हमको बी टीम बोलते थे वो तो अब चले गए हैं। जो कह रहे थे कि सीने में मदीना, आंख में काबा, और बाबा योगी बंगाल जाके बोले कि हम इसको काबा की जमीन नहीं बने, अब दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। आप बताइए, 20 एमपी, कभी ऐसा सुना आपने कि एक पार्टी पावर हारने के बाद पूरे के पूरे गायब?
वो एक गाना है ना, कबूतर आ आ, मैंने पूरे कबूतर उड़ गए यहां से लेके वहां तक। हाँ, तो ये आपकी पार्टी है और आप हमको गाली दे रहे थे, चुनाव तमाम हमको गाली देते रहे। अब किसको गाली देंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप तो वोट ले रहे हैं, ना बीजेपी को रोक पा रहे हैं, ना अपनी पार्टी के जो आपके एमएलएज हैं वो भाग गए, आपके एमपीज चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर दावे कोई कर रहा है। तो फिर आखिर आप अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, और आप सेकुलरिज्म का पूरा दर्स और पूरा प्रोफेसरशिप की आपकी जो थीसिस है वो हम पर फेंकते रहते हैं। नहीं, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि हारने के बाद रोना नहीं चाहिए। तो क्या आप टीएमसी को भी ये बोल रहे हैं कि हारने के बाद अब वो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी मशीनरी यूज कर रही है उनको तोड़ने के लिए? हो सकता है, हो सकता है, मगर आप 15 साल से सत्ता में हैं। आपको 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में आपके एमपीज कामयाब हुए हैं, फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, एक जमीन पे जो मुझे महसूस हुआ है, ममता बनर्जी का करप्शन, उनकी पार्टी का करप्शन, उनके पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी, मिस गवर्नेंस, और उनका कोई कनेक्ट नहीं रहा। हाँ, ये बात भी सही है, एसआईआर भी एक इशू था, मगर सवाल यह है कि अगर एसआईआर हो रहा था पिछले साल बिहार के चुनाव से पहले, जून में एसआईआर शुरू हुआ, आप 15 साल से सत्ता में रहकर आप कितना काम किए उन लोगों के नाम को इंक्लूड कराने के लिए? आप कैसे वो जो एनोमलीज थे उसको ओवरकम क्यों नहीं कर पाए आप? देखिए, ये सिंबोलिज्म की जो पॉलिटिक्स है ना, कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, मैं उसके ऊपर भी मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। देश में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव चले गए जुडिशरी के पास, और जाकर आप बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के, अरे आपका, अगर आपका पार्टी है, वकील है, ये सिंबोलिज्म, ये ड्रामा जमीन पर तो काम नहीं आएगा ना, सब चीजें ये। सर मैं जल्दी खत्म करूंगा ये। आप बांग्लादेशीज को अगर बाहर निकाला जा रहा है एसआईआर के थ्रू या और किसी प्रोसेस के थ्रू, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बांग्लादेशी को अगर आप निकाल रहे हैं एसआईआर के थ्रू, अगर निकाल रहे हैं तो बताइए बिहार में कितने बांग्लादेशी निकले? 59 या 60, उसमें से कितने मुसलमान है देश को बता दें। आपने नहीं, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, नहीं मैं नहीं, सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए चलिए, कितने बांग्लादेशी निकले, हिंदू मुसलमान या उनका कोई रिलीजन ना हो? इलेक्शन कमीशन बता दे देश को। तो एसआईआर के जरिए से आप वो काम कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एनपीआर और एनआरसी से करना था। अब आप ये देखिए, एसआईआर जब आप कर रहे हैं, आप हमको ये बता दीजिए कि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या करें। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना में जो 12 लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, 3 डॉक्यूमेंट तो यह सरकार देती नहीं है। एनआरसी यहां नहीं हुआ है, फैमिली रजिस्टर नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दिया जाता यहां पर, क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग नीट में आकर सीट लेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो और फिर एनोमलीज, अच्छा एनोमलीज का मतलब मालूम सर आपको? 2002 में अगर नवीन कपूर का नाम एन कपूर था और हम्म। 2026 में वो नवीन कपूर आ गया, तो आप उसको एनोमलीज में डाल रहे हैं, है ना? अच्छा, अगर किसी के 6 बच्चे हैं तो प्रोजेनी मैपिंग नहीं होती। अगर किसी के फादर और उनके बेटा बेटी में 15 साल का फर्क है तो मैपिंग नहीं होती। भाई, कौन सा कानून है जो कह रहा है कि मैपिंग नहीं होगी? ये हमको बता दीजिए। और अगर इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं तो नंबर दीजिए ना। बीएसएफ केंद्र सरकार के पास है, आप नंबर दीजिए, कहां से आ रहे हैं वो लोग, क्यों आ रहे हैं, आप कितनों को रोक पा रहे हैं? और याद रखिए कि कोलकाता हाई कोर्ट ने तो बंगाली मुसलमानों को वापस बुलाया, जिसको केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में ढकेल दिया था, उनको वापस बुलाया उनको। तो वैसी साहब, अब आपके इलाके तेलंगाना में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से शुरू है, और मैंने सुना है कि आप भी अभी पीछे शायद कुछ कंप्लेंट्स लेके गए थे इसको इलेक्टोरल ऑफिस के पास। तो तेलंगाना में भी एसआईआर से आप चिंतित है? देखिए, चिंतित रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल में एसआईआर होने के बाद जो 27 लाख लोगों के नाम नहीं आए, वहां के मुख्यमंत्री ने एक ऑर्डर निकालकर कह दिया कि जिसका नाम नहीं आया उसको फूड सिक्योरिटी कार्ड उसका कैंसल, उसका पेंशन कार्ड कैंसल, उसका पासपोर्ट हम बनने देंगे, उसको हम लैंड रजिस्ट्रेशन या लैंड बेचने नहीं देंगे। तो अगर आप एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ रहे हैं, और खास तौर से जितने गरीब हैं उनका किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो सकता है, तो वो तो परेशान कुन बात है कि देश में कितने 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट है।
और तेलंगाना में तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 3 डॉक्यूमेंट, 12 में से 3 डॉक्यूमेंट तो हमको मिल नहीं रहे। फिर एनोमलीज का मामला है। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किए कि भाई आप 3 और डॉक्यूमेंट इजाफा कर दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ड्राइविंग लाइसेंस को, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है फूड सिक्योरिटी कार्ड को, और पैन कार्ड, जिसके बुनियाद पर हम वोट भी डाल सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई है उसका डेटा आप लोग BLS यानी पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट से शेयर करिए, ताकि सही तरीके से इन्यूमरेशन फॉर्म को भरकर कोई गलती ना हो दे सकें। तो ये हमारे जो डाउट्स थे, हमारे जो हमको लगता है कि इससे लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि SIR तो अब तो एक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है यार। अगर अगर आप देखेंगे तेलंगाना में बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एनोमलीज हैं। ठीक है, लोग मरते हैं, वो जो डेथ हो गए, जो एब्सेंट है, डुप्लीकेट है, उनको कोई उसमें कोई बहस नहीं करना है। मगर जिनके पास नेम चेंज हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं, उनको आप एनोमलीज में डाल देंगे और बोलेंगे कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद आप अपील करिए। फिर वहां से आप ERO से पसंद नहीं आया तो आप डिस्ट्रिक्ट DO के पास जाइए, फिर CO के पास जाइए। ये तो बहुत बड़ा हार्डशिप हो जाएगी ना गरीबों के लिए, खास तौर से। और हमारी जमहूरियत चलती किससे है? क्या दौलतमंद जाके वोट डालता है? भाई अगर 100 वोट पड़ेंगे तो उसमें 70-80% तो वो लोग होते हैं जो बेचारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या स्लम्स में रहने वाले होते हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल बन रहा है ये। तो वजीर साहब, एक और इल्जाम सरकार पे लगाया जा रहा है कि ये जो MPs इधर उधर से जोड़े जा रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टी से तोड़ के कहीं और मर्ज करा के वो NDA को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्लान है डीलिमिटेशन बिल लाने का मॉनसून सेशन में। तो आपको लगता है कि ये डिलिमिटेशन एक अच्छा आइडिया है सरकार की तरफ से लाने का? नहीं, डिलिमिटेशन बिल के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन के लिए 2/3 मेजोरिटी हाँ, की जरूरत मतलब है। दोनों को क्लब कर दिया ना हाँ, उन्होंने। तो अब अगर ये सोचकर आप पार्टीज को तोड़ रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, TMC हो, तो फिर ये इन पार्टीज के MPs को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारी पॉलिटिकल यूटिलिटी फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगी। और जो डिलिमिटेशन हो रहा है, जिसको जो पहले लोकसभा में लाया गया कि 50% हम इजाफा कर देंगे, तो साउथ में तो इसके ऊपर बड़ी नाराजगी है कि 50% नहीं, आप बढ़ा रहे हैं। आप भी सदन लीडर हैं एक तरह से। आप इस पर आपके राय क्या है? नहीं, आपको ऐसा फॉर्मूला तो आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं जिससे साउथ इंडिया में नाराजगी कम हो। आप तो उसको और बढ़ा रहे हैं, उस फीलिंग्स को और आप बढ़ा रहे हैं। तो ये आसान मसला नहीं है, ये बिल्कुल आसान मसला नहीं है कि आप लोकसभा में बढ़ाएंगे और राज्यसभा में नहीं बढ़ाएंगे। और फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी आप बनाएंगे। सबसे बड़ी तकलीफ दे और परेशान कुन बात यह है कि जिस तरीके से आपने जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन किया, जिस तरीके से आपने आसाम में किया, वो तो आपने वहां पर जेरी मैंडरिंग भी कहना उसका अंडरस्टेटमेंट होगा। तो ये भी एक सब लोगों को खदशा है, सब लोगों का एप्रीहेंशन है, जो वेल फाउंडेड है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरा आखिरी सवाल सर, आपने देखा होगा सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है अब ईरान और अमेरिका के बीच में। तो अब आपको क्या लगता है कि अब भारत की जो सप्लाई चेन और स्थिति बदलेगी? और एज अ मुस्लिम स्कॉलर एंड एज अ मुस्लिम लीडर, हाउ डू यू लुक एट ईरान पोजीशन नाउ? देखिए, ट्रंप के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। ट्रंप आज एक दोपहर सुबह में एक बात बोलते, दोपहर में उसको बदल देते, शाम में एक और नई बात करते। और जिस तरीके से उन्होंने इस जंग का आगाज डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में टर्बुलेंस आ गया और जो एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। ऑयल और गैस के क्राइसिस से पूरा एशिया, खासतौर से साउथ एशिया परेशान हो गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री इसराइल जाकर इसराइल के नेसेट में खड़े होकर कहा था कि हम इसराइल के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं कह दिया नेतन्याहू को, जब उनके इतने करीबी दोस्त भी हैं, कि भाई बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये सब, इससे तो पूरे पूरे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है वो सबकी खराब हो रही है। तो सीज फायर हुआ है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या इसराइल को वो रोक पाएंगे? क्योंकि इसराइल के लोग आज भी कह रहे हैं कि हम अपने मनमानी करते रहेंगे। वो तो एक जेनोसाइडल स्टेट है जिसने करीब 6 लाख फलस्तीनियों को, जो रेफ्यूजीज हैं,
इजराइल एक ऑक्यूपायर है, उनको उनको खत्म कर दिया, लेबनान पे बॉम्बिंग कर रहा है। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पीस कायम हो जाए और लोग आराम से चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकें। और आप एक बात याद रखिए कि भारत के बहुत बड़ी तादाद में हमारे नागरिक गल्फ में रहते हैं, चाहे वो दुबई हो, जी, सऊदी 1 अरब करोड़ हो। से ज्यादा लोग हैं। अब बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज वहां पर आता है। अगर वहां की इकोनॉमीज को कुछ होगा तो डायरेक्ट हमारी जो 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 रेमिटेंस है उस पे हमको तकलीफ पहुंचेगी। तो ये बहुत अहम मसला है। और सवाल ये है ना कि सर आप देखिए कि हमारे 3 सी फेरर मारे गए, प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते कंडेमनेशन का। आखिर क्या डरते हैं भाई अमेरिका से? 3 मारे गए, लाखों हमारे सी फेरर समंदर पर कश्तियों पर काम करते हैं और देश को फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं, रोजगार करते हैं। हम बोल अब लाश मंगाने से हम लोग परेशान हैं। तो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के वीजा भी हम बिल्कुल ही खामोश रह जाएंगे। वो बोलेगा तेल ले लो, तेल ले लेंगे, मत लो, नहीं लेंगे। अच्छा, वो रूबियो का बयान देखिए, कोई उसमें अफसोस का हम्म इजहार नहीं है कि भाई आप कैसा मिसाइल मारते हो उनके ऊपर। वैसे भाई उसमें मिलिट्री शिप भी तो नहीं है, और फिर बेचारे परेशान है। तो ये सब गलत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और सरकार को इसका स्ट्रिक्टली नोट लेकर आउटराइट कंडेम करना चाहिए। अमेरिका जो ये जो हमारे सी फेरर की हलाकत का बाइस बना है, उनकी मौत का जिम्मेदार बना है।